नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से, जो कि धनबाद से है। धनबाद के बाघमारा के करखरी में बाइक पर सवार दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी टिंकू मिश्रा के आवास के बाहर बदमाशों ने गोलियां बरसाई है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। गुरुवार की शाम को इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि फायरिंग के बाद बदमाश अपनी बाइक वहीं छोड़ फरार हो गए। मौके से पुलिस ने कारतूस और खोखा बरामद किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। एक मधुबन में एक ट्रांसपोर्टर है, टिंकू मिश्रा इनको कहते हैं लोग, और सुमित मिश्रा इनका नाम है। और इनके घर के बाहर दो लोग बाइक से आकर के फायरिंग करके गए हैं। तो अभी तक हम लोग को उसमें छानबीन कर रहे हैं और जैसा आगे हो पता चलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर अभी हम लोग ले लेंगे इनसे। उधर अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग का मामला सामने आया है। अपराधी राजू ताती की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में कुख्यात कालू लामा की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया है। रांची पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बाकी आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग का मामला सामने आया है और अपराधी राजू ताती की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष का मुद्दा बीजेपी के दामन से छूटने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा मार्च को लेकर की गई कार्रवाई में 27 बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन कार्रवाई की इस लिस्ट में प्रदेश बीजेपी नेतृत्व का नाम ही गायब हो जाने का अब सवाल उठने लगा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम लिस्ट में नहीं है। इस मामले पर पार्टी नेता गोलमोल जवाब देते नजर आए। पुलिस प्रशासन क्या सोचती है, पुलिस प्रशासन क्या करती है, या सरकार जेएमएम की है, कांग्रेस की है, वो क्या सोचते हैं, किन पर क्या दबाव दिए होंगे और क्या सोच करके क्या किए होंगे, ये मुझे जानकारी नहीं। हो सकता है उनके मन में कुछ कानून बने होंगे, कुछ हुआ होगा, तो ये पुलिस प्रशासन ही बता देगी। प्रताड़ित करने की कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या इस राज्य में ये पिछले 2 वर्षों में हो गई है। इसलिए यह सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, या जो इनके विरोध में कुछ बोल रहे हैं, इनके नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इनके अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। चाहे इस राज्य के बेरोजगार हो या यहाँ की महिलाएं हो, जो इनके विरोध में खड़े होकर के आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यह सरकार आवाज दबाने की कोशिश करती है। सवाल यह है कि जिस प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा मार्च विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस नेतृत्व के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। न ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ और न ही नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुई तो रांची के बीजेपी सांसद, मेयर, प्रवक्ता और दूसरे बीजेपी नेताओं के खिलाफ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वास्तव में क्या सरकार की मंशा सही नहीं थी, या इस पर दूसरे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन जिन पर कानूनी कार्रवाई हुई है वो खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और न ही पार्टी इस पर खुलकर कुछ बोल रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई काम नहीं हुआ है, जिससे सहयोगी दल आरजेडी में नाराजगी है। हालांकि इस मुद्दे पर तर्क के जरिए अपना मन बहला रही है कांग्रेस। आप देखेंगे देश के किसी भी राज्य में जहां महागठबंधन की सरकार है, वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी मस्ट है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी मस्ट है, ताकि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो सबका अलग अलग मैनिफेस्टो होता है, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्य बिंदु है, तीनों दल के मिलके यहाँ काम करना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किस परिस्थिति में अभी तक अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है तो ये बहुत दुखद है। हम चाहते हैं और मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है, इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी पर पुनर्विचार ही नहीं बना देना चाहिए, ताकि स्मूथली सरकार अपना काम करे। देखिए, जहाँ तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का प्रश्न है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमारा गठबंधन हुआ था चुनाव पूर्व, जब दोनों दलों के संकल्प पत्र जारी किए गए थे, या घोषणा पत्र जिसको आप कह सकते हैं,
आप उन तमाम बातों का उल्लेख देख लीजिए जो कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी घोषणा पत्र में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अलग से अभी इस पर कोई विशेष तवज्जो देने की आवश्यकता है। हम लोगों के बीच में पूरी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुनाव पूर्व भी तय हो चुका था और उसी आधार पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक प्रश्न है नए प्रभारी के यहाँ आने का, तो स्वाभाविक रूप से संगठन से जुड़े और सरकार से जुड़े तमाम विषयों पर उनकी प्राथमिकता रहेगी कि किस प्रकार से संगठन बेहतर दिशा में आगे चले और समन्वय बिठा करके प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल को लेकर के इन सारे विषयों की वो चर्चा जरूर करेंगे। झारखंड में आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति पर वैचारिक हमला लंबे समय से जारी है। पिछले कई दशकों से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर एसटी स्टेटस हासिल करने की साजिश चल रही है। सामाजिक संस्कार पर की जा रही इस चोट से सरना समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। जंगल और पहाड़ पर रहने वाला आदिवासी समाज लंबे समय से अपने विकास को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बाहरी साजिशों की दुनिया से अनजान इस समाज को लगातार सांस्कृतिक आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कई दशक से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का खेल चल रहा है ताकि उनके एसटी स्टेटस का जमकर लाभ उठाया जा सके। यह खेल खासकर उन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खेला जा रहा है जहां सरना समाज के साथ साथ मुस्लिम आबादी भी बहुलता में है। ऐसे इलाकों में मुखिया पद के लिए एसटी महिला सीट आरक्षित होती है, लिहाजा प्रेम जाल में फंसाकर उनसे निकाह कर उन्हें उनके सरना धर्म में ही छोड़ दिया जाता है। उनका धर्मांतरण नहीं कराया जाता। रांची के नगड़ी प्रखंड के टुंडुल उत्तरी पंचायत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी, मेरा गांव नयासराय है। टुंडुल गांव के हैं, मतलब मोहल्ला नयासराय हुआ और पंचायत टुंडुल उत्तरी। जी, तो इसी गांव में पले बड़ी हैं? जी हाँ, हम इसी गांव में पले बड़े हैं। मेरा घर भी मतलब मायके भी यहीं है और बचपन से हम यहीं पले बड़े हैं और जब बड़े हुए तो फिर समाज सेवा के रूप में। यूनुस जी से मुलाकात कहाँ हुई? जी, जब कुछ क्लास करने जाते थे इंस्टीट्यूट हम, तो ये गाड़ी उड़ी चलाते थे। तो बस उसी लाइन में थे तो मिले। स्कूल में जूनियर ही थी और स्कूल समय से ही हम माने इसको देखे, उस समय से चाहने लगे और माने वही चाहत मोहब्बत में बदल गया और उसके बाद हम लोग शादी कर लिए। जी। तो मुखिया वाले काम में कितना मदद करते हैं? मदद यही करेंगे, इसको कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ हो गया तो उसमें हम इनको ले जाके छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद ये अपना मीटिंग वूटिंग जो भी करना रहता है कर लेती है। उसके बाद ये हमको फ़ोन करके बुलाती है कि आओ यहाँ का मामला मैंने ख़त्म हो गया, आप हमको ले चलिएगा। टुंडुल उत्तरी पंचायत की आबादी करीब 6000 के आसपास है। पिछले 11 साल से यहाँ की मुखिया नीलम तिग्गा मूल रूप से यहीं की हैं। 2003 में इंटर ITI पास यूनुस अंसारी से प्यार हुआ और दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन स्नातक पास नीलम तिग्गा का धर्मांतरण नहीं कराया गया। फिर इस ST आरक्षित सीट से नीलम तिग्गा को मुखिया पद के लिए उतार दिया गया, जिसके बाद से ST और मुस्लिम वोट की कॉम्बिनेशन से पिछले 11 साल से मुखिया पद पर वह काबिज हैं। निकाह के बाद नीलम ने भले ही धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन वह कभी भी सरना पूजा स्थल नहीं गई, बल्कि मस्जिद जाकर उसने कलमा जरूर सीख लिया। नीलम तिग्गा की जेठानी तरन्नुम परवीन भी वार्ड पार्षद हैं। तरन्नुम बताती हैं कि किस तरह नीलम और यूनिस का प्यार परवान चढ़ा। कहीं नहीं जाती हैं। कहीं नहीं जाते हैं? नहीं है, सब चारों तरफ भगवान है। सरना में जाते हैं पूजा करना या मस्जिद में जाते हैं? नहीं, सरना भी नहीं जाती है, मस्जिद का थोड़ा तो करती है। घर में हम लोग का तो घर में ही इबादत करना रहता है। जी जी। करीब 6000 की आबादी वाले टुंडुल उत्तरी गांव में करीब 100 घर हैं, जिनमें 3000 की आबादी सरना आदिवासियों की, 2500 मुस्लिमों की और करीब 500 अन्य जाति और धर्म के लोग हैं। गांव में सरना स्थल के साथ 5 मस्जिदें भी है। नीलम तिग्गा बताती हैं कि एक ही गांव में मायके और ससुराल होने की वजह से संपत्ति का लाभ और दूसरी मदद भी मिली। साथ है कि यहाँ तो 6000 आबादी है, लेकिन 3000 तो सरना है और 25,000 तो 2500 मुस्लिम हैं। लेकिन इनके साथ ये है कि हर चीज़ में हर किसी को कोऑपरेट करती हैं। वहीं आदिवासी बेटियों के साथ चल रहे इस खेल और सामाजिक आक्रमण से सरना समाज में गहरी नाराजगी है। समाज के लोगों की माने तो मायूस बेटियों को बहला फुसलाकर उनका निकाह कराया जा रहा है और निकाह के साथ ही मुखिया चुनाव में उतारकर आदिवासी हितों को
नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासियों का हक अधिकार जो छीना जा रहा है, उनका मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि जो आदिवासी आरक्षित सीट है, मुखिया का जो सीट होता है जिसमें वो महिला आरक्षित है, तो यहाँ पर जो महिला आदिवासी महिला है उनको मतलब अन्य समुदाय के द्वारा, जहाँ हम लोग कुछ क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि पति मुस्लिम है और वो आदिवासी महिला को इसलिए मतलब अपने पास रखे हुए है कि हम उससे चुनाव लड़वा के उस क्षेत्र में वो उसका इस्तेमाल करें। देखिए, ये तो बहुत सरासर गलत चीज़ है। आपको पूरा झारखंड घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस रांची ही घूम जाइए। रांची में ऐसे बहुत सारे युवक युवती दिखेंगे जो मुस्लिम युवक हैं, वो प्रेम जाल में आदिवासी युवती को फंसा लेते हैं और उनसे कोई प्रेम वाला कुछ ऐसा भावना नहीं रहेगा। उनसे बस या तो शारीरिक शोषण रहता है उनका, या तो उनकी संपत्ति हड़पने का रहता है, या तो उनसे बस लाभ ही पाने का रहता है। दरअसल जिन इलाकों में मुखिया पद के लिए एसटी महिला सीट आरक्षित होती है, उन्हीं इलाकों में आदिवासी बेटियों को प्रेम के बंधन में फंसाने की कोशिश होती है। निकाह के बाद उनका धर्मांतरण नहीं कराया जाता, बल्कि उनके धर्म में ही छोड़ दिया जाता है ताकि आदिवासी स्टेटस हासिल हो सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देवघर एयरपोर्ट का काम करीब करीब पूरा हो गया है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मुताबिक उड़ान के लिए करीब 6 एयरलाइंस कंपनियों ने सेवा देने पर सहमति जताई है। एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल और एटीसी बिल्डिंग का काम पूरा हो गया है। टेक्निकल काम अंतिम चरण में है। देखा पूरा हमारा तरफ से पूरा एयरपोर्ट पूरा बन के तैयार है। एंड जैसे भी आप देख रहे हैं कि दूसरे अंदर काउंटर्स, जो एक्सरे मशीन, जो स्कूटीज़ के जो स्कूटी चेक इन होने हैं, जो सारे के सारे इक्विपमेंट, कन्वेयर बेल्ट्स, एवरीथिंग इज प्लेस, एवरीथिंग इज रेडी, वी आर रेडी। उधर रांची में एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीसी के कैडेट्स इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। इन युवाओं के जोश के सामने सर्द हवा का सितम फीका पड़ता नजर आ रहा है। युवाओं का कहना है कि इस साल ठंड काफी पड़ रही है, बावजूद वो रोज सुबह मोहराबादी मैदान में डिफेंस में जाने के लिए तरह तरह के व्यायाम करते आते हैं। देखिए संवाददाता कोमल बहल की रिपोर्ट। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन ठंड का सितम जो है वो जारी है। रांची और उसके आसपास के इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इन युवाओं के सामने ये ठंड का सितम जो है वो बिल्कुल, ये ठंड की हवाएं जो है फीकी पड़ती नजर आ रही है। जी आप बताइए, इतनी ठंड है, इस ठंड में भी आप आए हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने? यस मैम। ठंड में कभी एब्सेंट करते हैं या नहीं? नो मैम। नहीं। क्या करना चाहते हैं आगे? फिलहाल अभी तो फिटनेस के लिए आ रहे हैं, बट आगे की प्लान तो बहुत है। फिटनेस के लिए आ रहे हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? यस मैम, आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में। यार कुछ एनसीसी के भी यहाँ पे कैडेट है जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आए हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राजू कुमार हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मोरवादी के ही रहने वाले हैं। तो रोज आते हैं यहाँ पे? यस मैम। डिफेंस की तैयारी? यस मैम। क्या कुछ एक्सरसाइज करते हैं? यस मैम। किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे आप लोग मिलकर? ये स्टेमिना गेन करने का एक्सरसाइज हो गया जी, और अपना पुशअप पुलअप बढ़ाने का, और ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जो इंडियन आर्मी में मतलब फिजिकल के तौर पे जो पूछा जाता है, वही सब की तैयारी करते हैं आमतौर पर। और डिफेंस में जाने की तैयारी पूरी जोर शोर से? जी मैम। जी मैम। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? अभी तो हम इंटर में हैं। इंटर में हैं? जी मैम। तो अभी से ही लग गए हैं? जी मैम। तो एक बात बताइए, इतनी ठंड पड़ रही है, हम लोग भी अपने घर में जब लोग दुबके रहते हैं कि बहुत ठंड है आज नहीं निकलेंगे, तो ऐसे में कभी एब्सेंट करते, कभी मटियाते हैं कि हम लोग सब रेगुलर रहते हैं। रेगुलर ही रहते हैं? यस मैम, रेगुलर। आगे क्या करना चाहते हैं? इंडियन आर्मी में भर्ती होना, उसके लिए फिजिकल हम लोग जितना एक्सरसाइज हो सके उसको तैयारी करते हैं। खैर इंडियन आर्मी के सामने तो ठंड हो या बर्फबारी हो, कुछ नहीं टिक सकते। यस मैम, बिल्कुल। तो खैर जिस तरह से आपने युवाओं की बात सुनी, अधिकतर लोग इस ठंड में अपने घर में दुबके रहते हैं कि बहुत ठंड है, लेकिन ये जो युवाएं हैं इनके जोश में कोई कमी नहीं आ रही, और साथ में अपने जोश में और ज्यादा मोटिवेशन लाने के लिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्पीकर भी यहाँ पे लगाया हुआ है बाकायदा, और स्पीकर में जिस तरह के मोटिवेटिंग गाने इन्होंने लगाए हुए हैं, तो कह सकते हैं कि ये सर्द हवाओं के सामने युवाओं का जो जोश है वो फीका नहीं पड़ रहा है, बल्कि सर्द हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा में जापानी फंड जायका की मदद से मछली उत्पादन किया जा रहा है। 3 बड़े जलाशयों में केज स्थापित कर ग्रामीण समितियां बनाकर मछली उत्पादन
कर रहे हैं। साथ ही जिले में मछली, जीरा और मछली फीड का भी उत्पादन किया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। इसके अलावा सिल्क के क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है। दूसरा हिस्सा आया था उस 3 करोड़ का, उससे हम लोगों ने मत्स्य पालन के तहत 3 जलाशय, रामरेखा, लरबा और केलाघाट, इन तीनों में 4-4 सेट या कहें तो 12 केज बैटरी का अधिष्ठापन तीनों जगहों पर किया। कुल 36 का किया है। सभी के साथ साथ सीड और फीड जो कई 1 लाख का होता है, उसको फ्री में हम लोगों ने लोगों के वहाँ के जो मत्स्य समूह हैं, वो परिवार हैं, सभी समूह में कम से कम 50 लोग हैं, तो कम से कम 50 लोग और प्रत्येक गांव को जो है वो लाभ दिया गया है। उधर झारखंड में अनाज की ट्रांसपोर्टिंग में ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक की मनमानी सामने आई है। बोकारो के चास में 30 दिसंबर 2021 को 500 बोरी गेहूं लेकर जा रहे ट्रक को महज 200 मीटर दूरी तक करने में 28 दिन लग गए। एफसीआई के गोदाम तक आने में ट्रक को इतने दिन क्यों लगा, इसका जवाब न तो ट्रक चालक के पास है और न ही अधिकारी के पास। प्रशासनिक अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। था इसलिए गाड़ी खड़ी थी। से हो गया 10-15-20 दिन। मैंने सही हाँ, जो अंदाजा है वही बता रहे हैं। आप क्या हैं? हम गाड़ी देख रेख करते हैं। क्या मैंने ट्रांसपोर्टर का है? नहीं, ट्रांसपोर्टर का नहीं, हम अपना मैंने देख रेख करते हैं। हम गाड़ी में दिए हुए हैं। कितना गाड़ी दिए हुए हैं? 2 गाड़ी दिए हुए हैं। एक चीज बताइए, कब ये गाड़ी एफसीआई से निकली थी? हमको एक्चुअल पूरा जानकारी नहीं है। मामला ये है कि 30 तारीख का चालान कटा हुआ है, 30/12/21 का वो गाड़ी आ जाया। गाड़ी कहाँ था इसकी जानकारी नहीं, आज आया है अभी। आखिर इतने दिन गाड़ी कहाँ से चली थी और कहाँ उनके लिए निकली? चली थी तो बाजार समिति से लोड है, बाजार समिति से चली थी, बाबा काटा में खड़ा था, आज आई है। उधर रामगढ़ में दोहा कातू पंचायत के बूढ़ा खोखरा में लाखों की लागत से 2019 में जल मीनार का निर्माण कराया गया था, लेकिन ये जल मीनार अभी तक लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम है। ग्रामीणों के मुताबिक बूढ़ा खोखरा, चेतर और गौसा में पानी की सप्लाई होती थी। शुरू के 2 महीने तो पानी मिले, लेकिन उसके बाद से पानी की सप्लाई बंद हो गई। हैरानी की बात यह भी है कि इस ओर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रामगढ़ प्रखंड के दोहा कातू पंचायत के बूढ़ा कुकरा में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, डीएमएफटी फंड से यहाँ पर जल मीनार बना है। 2.2 लाख लीटर क्षमता का जल मीनार है। यहाँ पर दामोदर नदी से पानी लाकर यहाँ के 3 गांवों में पानी दिया जाना था, लेकिन यह योजना पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। 2 से 2.5 महीना हम लोग को पानी मिला, उसके बाद यहाँ पानी तो आता ही नहीं है। दूसरी बात की यहाँ हम लोग प्यासे मरते हैं गर्मी के दिन में, और दूसरी बात की 1 किलोमीटर के दूर से हम लोग खेत में कुआं है, वहाँ से पानी पीते हैं। शुरू में बना 2019 में, जो बना है सो बना है, बस खाली कुछ दिन ही पानी मिला। उसके बाद कितने गांव में पानी यहाँ से दिया जाना था? यहाँ से 3 गांव में पानी दिया जाना था। ये पूरी योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बोकारो के चास प्रखंड के कोविंदो में एक बार फिर से एक समस्या देखने को मिली। आपको बता दें कि डीएसओ ने जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले में कोविंदो गांव में प्लास्टिक का चावल देखने को मिला है, जिससे आम लोग परेशान हैं, हैरान हैं। अब इसकी जांच की जा रही है। ये चावल पीडीएस में दिया गया था और इसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद अधिकारी अब इस चावल को लेकर के जांच के लिए भेजेंगे। तो अधिकारी जांच के कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ के ये चास बोकारो की ये मामला है और इसमें एसडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। बोकारो के चास प्रखंड के कोलविंदे गांव में पीडीएस दुकान में के चावल में प्लास्टिक के चावल की बात सामने आने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि एसडीओ ने प्लास्टिक वाले चावल के होने की बात को खारिज किया है। उस बोरा में कुछ चावल का दाना अशुद्ध टाइप का था, उसको खाने से वो दांत में भी कट जाता है और चावल के जैसा है उसका स्वाद आता है। मैं उसका नमूना लिया और इस नमूने को फिर मैं जांच के लिए लैबोरेटरी भेजूंगा। पाकुड़ में एक परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। बोहरा गांव में महेश्वर टुडू की हत्या के आरोप में एक परिवार पर तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन महेश्वर टुडू जिंदा निकला। बावजूद इसके पीड़ित परिवार को धमकी दिया जा रहा है। परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
को लेकर गांव के कुछ लोगों के द्वारा वहां का एक लड़की के साथ कुछ अत्याचार किया था। वो लड़की आज मेरे पास आया हुआ था और वो जिसका हत्या ये लोग किया है बोल के इन लोगों को परेशान किया था, वो व्यक्ति के द्वारा अभी इन लोगों को परेशान कर रहे से हमारे पास एक आवेदन दिया है, बोला कि धमकी दिया है, मारने का धमकी दिया है। अभी हम लोग थाना को ये आवेदन फॉरवर्ड किया है, थाना प्रभारी इसमें केस करेंगे, केस करके जो कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। साथ में जब पब्लिक के द्वारा इन लोगों के साथ ये गलत काम किया तो उस टाइम इनका घर वर इन लोगों के घर पे जो जानवर है वो सबको मार दिया था। अभी हम लोग प्रशासन की ओर से जो मदद मिलेगा उसके लिए हम डीसी साहब के पास इन लोगों को भेज दिया है। हम लोग तो पहले तो उनके साथ कुछ गांव में जो है दुर्घटना वगैरह किया गया था बीते वर्ष में, तो उन लोग अपनी फरियाद लेकर के आए थे। तो सबसे पहले तो जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ उनको जो और भी सरकार के जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स हैं उनके साथ उनको जोड़ा जाए, पेंशन के साथ, राशन के साथ। तो वीडियो को निर्देश दिया गया है, वो सुबह कल विजिट करेंगे। गुमला में एसपी के नेतृत्व में विशनपुर थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित जमटी बनालात के पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस मौके पर पुलिस की टीम ने ग्रामीणों से बात की और उनका मनोबल बढ़ाया, साथ ही लोगों से सतर्क रहने को भी कहा गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।